मेरा नाम विनय है और मैं नई नौकरी के चक्कर में इस शहर में नया नया ही शिफ्ट हुआ हूँ। स्वाद के चक्कर में आज रात कुछ ज्यादा ही खा लिया। कल सुबह कहीं पेट खराब ना हो जाए इसलिए दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर चल पड़ा, क्योंकि एडवांस में ही काम कर लेने की आदत है मुझे। अजीब गली में मकान है मेरा। दिन में यहाँ जितनी चहल पहल और चकाचौंध रहती है, रात को उतना ही घना सन्नाटा बस रह जाती है झपक झपक कर बंद हो जाने वाली ट्यूब लाइटें। भाई यहाँ कोई मेडिकल स्टोर आसपास है? मैंने जल्दी में दुकान बंद कर रहे दर्जी से पूछा। गली के खत्म होते ही बाईं तरफ है, ताला लगाते हुए उसने बिना देखे ही जवाब दिया। और इतने में रोड लाइट फिर से आंख मिचौली कर गई। इस गली में तो ये रोज का काम है, अब तो शिकायत करने पर भी लाइनमैन नहीं आते हैं। वह दर्जी धीरे धीरे अपने आप बड़बड़ाने लगा। गली के अंत में कोई जच्चा बच्चा टाइप अस्पताल था, उसी में मेडिकल स्टोर मिला। ओ भाई, कुछ ज्यादा खा लिया है, पेट खराब ना हो जाए तो तू एडवांस में कोई दवाई दे दे, मैंने मेडिकल वाले से जम्हाई लेते हुए कहा। उसने ऊपर के डिब्बे में से 2 टैबलेट निकालकर काउंटर पर रख दी और बोला 5 रुपये। मैंने चुपचाप 5 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रख दिए और अपनी गली की तरफ चल पड़ा। बमुश्किल 5-7 कदम चला होऊंगा कि मुझे अपने पीछे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अनजान शहर में कोई परिचित तो मिलने से रहा। कुछ कदम बाद आवाज और भी तेज हो गई और साथ ही एक मीठी सी आवाज भी सुनाई दी। भैया! मैं पीछे मुड़ा तो पास के घर की खिड़की के पर्दे में से छनकर आ रही रोशनी में से एक लड़की को आता पाया। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, भैया, क्या मैं कुछ दूर तक आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अंधेरे में अनकंफर्ट फील होता है, वह थोड़ी कांपती सी बोली। हाँ बेटा, आदतन, मैंने बोल दिया। मैं कोई धर्मात्मा या वृद्ध नहीं हूँ। मैं भी मौके पर चौका लगाने वाले लड़कों में से हूँ, पर गर्ल्स कॉलेज में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो लड़कियों को बेटा बोलने की आदत सी लग गई है। मैं चल पड़ा और वह मेरी दाईं तरफ चलने लगी। ट्यूबलाइट अभी भी झपक रही थी, पर वह भैया बोल चुकी थी और मैं बेटा, तो झपकती रोशनी में उसकी शक्ल देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। अंधेरे से अनकंफर्ट फील होता है या भूतों से? मैंने पूछा। कुत्तों से, वह थोड़ा जोर से बोली। गली में कुत्ते कहाँ है? मैंने हाथ फैलाते हुए कहा। क्या पता कहीं हो, वह थोड़ा थोड़ा खुल रही थी। ऐसा अनकंफर्ट तो भूत, प्रेत, दरिंदों और शैतानों से होता है, मैंने थोड़ी आवाज बदलकर हॉरर एक्टिंग करने की कोशिश करते हुए कहा। वो 2 कदम जल्दी जल्दी चलकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुड़कर बोली, आप मुझे डरा रहे हो? अचानक ट्यूबलाइट फिर झपकी और मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी। वह सही में बेटा कहने लायक थी। शायद वह 12वीं या कोई मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग कोचिंग की छात्रा थी। काफी मासूम थी। मैं हर रोज रात इस गली से आती जाती हूँ और किसी से डरती नहीं हूँ। अपने अंगूठों को कंधे पर टंगे बैग के दौरे में ऊपर नीचे करते हुए उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, सॉरी बेटा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम डरपोक हो या नहीं, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। इतना बोलने के साथ ही ट्यूबलाइट फिर से बुझ गई। खैर, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं जब भी लड़कियों को सॉरी बोलता हूँ तो मेरी शक्ल और भी भाई साहब छाप हो जाती है। और मैंने सोचा कि अंधेरे में चुपचाप चलने से अच्छा है कि क्यों न बातें कर ली जाए। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, यह सही रहेगा। जब उसने ये गर्दन हिलाकर कहा तो उसकी दोनों चोटियां हिली। अब तो मुझे वो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी। इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? मैंने पूछा। तो वो बोली, कोचिंग से। किस चीज की कोचिंग? मैं पूछता जा रहा था और वह बताती जा रही थी। तो डॉक्टर बनने का सपना है, मैंने चुटकी बजाते कहा। हाँ, उसने फिर से उसी मासूमियत से बताया। कुछ सपने सोने नहीं देते, मैंने कहा। उसने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पूरा जो करना है। मैं निरुत्तर हो गया और चुपचाप चलने लगा। गली में अंधेरा और भी बढ़ गया था। मैं 1-2 कदम आगे आगे मोबाइल की रोशनी में चलने लग गया, ताकि वह मेरे पीछे पीछे आराम से चल सके। अचानक कुछ घसीटने और गूं गूं करने की आवाज आई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैं बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं बोल पड़ा, हेलो, कहाँ गई? पर कोई जवाब नहीं।
कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो मैं बदहवास सा गली में इधर से उधर भाग रहा था। तभी गली में एक घर का दरवाजा खुला और एक आंटी बाहर आई और गुस्से में बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो और किसे ढूंढ रहे हो? साथ में एक लड़की आ रही थी। मैं घबराहट के मारे हकला रहा था। कौन लड़की? कौन है वो तुम्हारी और कहाँ से आ रही थी? आंटी पूछ बैठी। वह किसी मेडिकल की कोचिंग से आ रही थी। मैं आज ही उससे पहली बार मिला था, मैंने बताया। इतनी रात गए, इस शहर में कोई कोचिंग नहीं लगती है, पिछले साल ही ये रूल बन गया था। नशा करते हो क्या? वह घूरते हुए बोली। चुपचाप अपने घर चले जाओ, इस गली में और भी लोग रहते हैं, फिर शोर मचाया तो पुलिस को बुला लूंगी। पता नहीं इतनी रात को क्या क्या पी कर आ जाते हैं, वह दरवाजा बंद करते हुए बोली। मैं निढाल सा पसीनों में लथपथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, पर अचानक याद आया कि गली की दूसरी तरफ पुलिस चौकी है, क्या पता कहीं उस बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और मैं ये सोचकर तेजी से पुलिस चौकी की तरफ भागा। तभी एक लड़की की दर्द भरी चीख और धम्म की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी ही उस आवाज की तरफ भागा। तभी मेरे पांव के नीचे कुछ टकराया, कुछ नर्म सा, और मैं घुटनों के बल उस पर गिर पड़ा था। अचानक अंधेरे में फिर से ट्यूबलाइट चमकी और मैं ठंडे पसीने में नहा उठा। मेरे घुटनों के तले वही लड़की थी जिसके लिए मैं भाग रहा था, पर उसके नाक, मुंह और आंख से खून बह रहा था। उसके होंठ कट चुके थे और होठों के अंदर से उसके दांत बाहर निकल रहे थे। ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में उसका खून से सना चेहरा अपनी गोद पर रखकर हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, चिल्लाया। तभी ट्यूबलाइट फिर जल उठी और तब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून जम सा गया जब मैंने खून से सनी उसकी आंखें खुलते हुए देखी, और वह इतनी खौफनाक ढंग से मुस्कुराई कि मेरा कलेजा हलक को आ गया। जोर से पटक के जल्दी से पीछे हटा और फिर कुछ नर्म सा था जिससे मैं टकरा गया। बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि मुझे उस आंटी के घर में होश आया जो मुझे डांट रही थी। वहां उस आंटी के अलावा एक अंकल, एक मेरे ही हमउम्र का लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी। कहाँ रहते हो? अंकल ने पूछा। वह सरपंच जी के मकान में, मैंने धीरे से बताया। वह तीसरे नंबर वाला मकान? लड़के ने इशारा करते हुए कहा, और मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। वह 2 साल पहले पास वाले मकान की छत से गिरकर मर गई। आंटी बड़े गंभीर भाव से बोली। पर मैं तो शायद किसी और ही दुनिया में था, और मैं हकलाते ये पूछने लग गया, मैं यहाँ कैसे आया? जब तुम हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, तब मैं और मम्मी बाहर आए और तुम उल्टे दौड़ते हुए मम्मी से टकराकर बेहोश हो गए। बाद में मैं और पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए। वह लड़का बड़ी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला। वह लड़की कौन है? उसे क्या हुआ? क्या वह ठीक है? मैंने होश संभालते हुए पूछा। है नहीं थी। 2 साल पहले मेरे साथ मेडिकल की कोचिंग के लिए जाती थी, और फिर पिछले साल एक दिन उसने अपने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी। वह लड़की रुआंसी होते हुए बोली। अब भी बहुत बार लोगों को सड़क पर बैग लेके घूमते हुए वो दिख जाती है, अंकल ने कहा। ये सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और मैंने धड़कनों को थाम कर पूछा, क्यों? क्या मालूम? उस लड़की ने अपने दोनों होंठ आपस में दबाते हुए कहा। ए जी, आप और बिट्टू इसे इसके मकान तक छोड़ आओ, रात बहुत हो गई है, आंटी ने कहा, और मैं रूम पर छुड़वा दिया गया। और मैं आने वाले कल की रात का इंतजार कर रहा हूँ, क्या मालूम वह मिल जाए, और कम से कम इतना बता दे कि उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी खौफ और दर्द की कहानी बन चुकी थी। नींद तो मानो आंखों से रूठ चुकी थी। हराहट पर, यहाँ तक कि झींगुर की आवाज से भी बदन में सिरहन दौड़ जाती थी। ऊपर से पंखे की हवा से हिल रहा खिड़की का पर्दा मेरे दिल को दहला रहा था। मैं हिम्मत करके उठा और पर्दे को अपनी केमिस्ट्री की मोटी किताबों से खिड़की में दबा दिया ताकि वह उड़कर मुझे ना डराए, और बल्ब बुझा के चादर ओढ़कर मन ही मन उल्टी गिनती गिनने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैं 1000 से 100 तक उल्टा गिन चुका था, पर उसके बाद नींद के आगोश में चला ही गया। मैं थोड़ी कच्ची नींद में ही था कि अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर बर्फ की भारी सिल्ली रख दी हो और कोई मेरे कंधे, कमर और जांघ को नोच रहा हो। पर मैं जब आंखें खोली तो देखा, एक बेहद ही भयानक और ठंडी काली परछाई मुझ पर बैठी हुई है,
जिसकी लाल चमकदार आंखें थी। उस परछाई ने मेरे कंधे जकड़ रखे थे। उसके बाद वह मुझ पर कुछ झुकी और धीमे से बोली, तुम भी भुगतोगे, और जोर से हंसने लगी। ऐसी भयानक आवाज और हंसी सुनकर मेरा तो खून जम गया था। इसके बाद वह परछाई मुझसे उतरी और कूदते हुए खिड़की से पर्दे को उठा करके किताबें उछलती हुई बाहर चली गई। मैंने तुरंत बल्ब जलाया और देखा कि खिड़की पर लगाई गई किताबें सारी की सारी बिखरी पड़ी है। पर्दा फिर से आगे की तरफ उठा जैसे कोई उसे अंदर से छू रहा हो। मैं डर के मारे पीछे सरकने लगा। तभी मुझे दिखाई दिया कि मेरे कंधे, कमर और जांघ पर गहरे लाल निशान बन चुके हैं। मेरे शरीर पर अजीब सा चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है, जिसमें सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही है। मुझे अपनी किस्मत पर रोना और हालत से घिन आने लगी थी। इसके बाद कमरे में लगभग घंटे भर तक शांति छाई रही। मैं कोने में घंटे भर दुबका पड़ा रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं नहाने चला गया। अपने जिस्म से उन निशानों को और उस गंदी बदबू को हटा देना चाहता था, धो डालना चाहता था। सुबह 6 बजे मैंने अपने दोस्त यश को फोन किया और मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब बताया। तो उसने कहा कि रात में जो कुछ हुआ था उसे एक सपना समझकर भूल जाओ और दोबारा उस गली से आना जाना नहीं करना। मैंने भी उस रात के बाद उस गली से रात को आना जाना बंद कर दिया और कभी उस गली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अतः कहानीराज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।